सर, वोटर अधिकार यात्रा में एम.के. स्टालिन आए, उन्होंने सनातन का अपमान किया और महागठबंधन उनको बिहार लेके आ रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। तो उत्पीड़न को ही कोई अगर सनातन कहते तब तो लोगों को उस सनातन से बहुत लेना देना नहीं है। एक और नए कैरेक्टर हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर। इनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है। तो उन्होंने शुरू में कहा कि भाई आंदोलन से कुछ होता नहीं है, आंदोलन से नहीं है, पता नहीं किससे होता है। तब हम तो आज़ादी का आंदोलन से ही सीखे हैं। इस चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है महागठबंधन से? तो हम लोग ने कहा कि हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर लेफ्ट पार्टियों पे जो आरोप लगता है कि उनकी तो खुद की लीडरशिप पूरी संभल रही है। मानता हूँ निश्चित तौर पर इसमें भी रिप्रेजेंटेशन में और डाइवर्सिटी चाहिए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है उदय भटनागर और मेरे साथ हैं अंकित फ्रांसिस। आज हमारे साथ बिहार में वामपंथी विचारधारा के सबसे बड़े दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं, जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है उससे वापस आ रहे हैं। साथ ही जो उनका दल है वो बिहार में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वाला दल रहा था, क्योंकि उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 12 सीटें जीती थी। तो महागठबंधन का एक अहम हिस्सा भी है उनका दल। तो आज हम उनसे ज़्यादातर जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बात करेंगे, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी बात होगी और भी कई मुद्दों पर बात होगी। आपका दैनिक भास्कर के साथ स्वागत है दीपंकर सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अब तो कल का इंतज़ार है। आप वोटर अधिकार यात्रा से भी वापस आ रहे हैं, कैसी रही सर यात्रा? देखिए, यात्रा तो मेरे ख्याल से बहुत ही सफल यात्रा रही। हम लोगों ने शुरुआत की थी सासाराम से। तो उस समय लोग कह रहे थे कि दक्षिण बिहार है, तो दक्षिण बिहार में 2020 में भी हम लोग का अच्छा प्रदर्शन था। 24 में भी हमारे जो कुल मिला के 10 सीट हम लोग जीते हैं, उनमें से 7 सीटें दक्षिण बिहार से ही हैं। तो लोग कह रहे थे कि दक्षिण में तो आप लोगों का है, तो पता चलेगा उत्तर बिहार में। लेकिन हमने जो देखा कि दक्षिण से जब हम लोग उत्तर की ओर बढ़े या सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में, समर्थन बढ़ता चला गया। तो लोगों की भागीदारी जो दिखी वो एक तरह से कह लीजिए तो ओवरवेलमिंग बिहार में इस बार। तो हमें जो लगा कि इसमें दो बातें हैं। एक तो 20 साल से सरकार चल रही है और कहने के लिए अब नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन दरअसल ये मोदी जी की सरकार चल रही है और सरकार से लोग बेहद खफा हैं, उबे हुए हैं, परेशान हैं। तो बदलाव की ज़रूरत है बिहार में, और ऐसा एक चुनाव जिसमें लोगों के सामने बदलाव का एजेंडा है, एन वक्त पर एसआईआर ला करके चुनाव को अस्त व्यस्त करने की पूरी कोशिश की गई। और इसमें भी जो शुरू में कहा गया है कि इसको ठीक करना है, जो गड़बड़ी है उसको निकालना है, जो विदेशी मतदाता है उनको बाहर करना है। लेकिन लोगों ने जब देखा कि हमारे अपने ही लोग, उनको बाहर कर दिया गया 65 लाख, तो धीरे धीरे बात समझ में लोगों को आ गई है। तो पहले लोगों ने इसको वोटबंदी के रूप में लिया, और जब से महादेवपुरा का खुलासा हुआ तो वोट चोरी की भी बात सामने आई। तो वोटबंदी और वोट चोरी के खिलाफ लोगों का आक्रोश और बदलाव की आकांक्षा, ये दोनों मिल करके आपने देखा कि इतना ज़बरदस्त जन समर्थन, जिसमें हर तबका, हर पीढ़ी के वोटर, एकदम बच्चे, नौजवान से लेकर के बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार। मुझे तो लगा कि बिहार की उम्मीद इस यात्रा से जुड़ गई है। इसमें जो सवाल है दीपांकर जी वो ये है कि आप लोग, मतलब पूरा विपक्ष, महागठबंधन एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि ये वोट में भी कन्वर्ट होगा मुद्दा आने वाले टाइम में? क्योंकि जो टर्न आउट है लोगों का वापस एनरोलमेंट वाला वो बहुत कम है। 65 लाख में से सिर्फ 42,000 लोगों ने अभी तक ये क्लेम किया है जाके कि हमारा वोट कटा है। तो जब नंबर ही टर्न आउट का इतना कम है तो इम्पैक्ट कैसे इतना बड़ा हो सकता है? कि अभी जो चुनाव आयोग की ओर से हर रोज़ अपडेट आ रहा है, उसमें आप देखेंगे करीब 3 लाख के आसपास लोगों ने दावा आपत्ति पेश किया है। और जो पार्टीज़ के बीएलएस की ओर से हैं उसमें भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए शुरू में 000 दिखाया जा रहा था। हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया। अभी हमारे पार्टी की ओर से 118 शिकायतें उसमें दर्ज हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी मेरे ख्याल से करीब 15 उसमें हैं। तो है, आपत्ति तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि जिनके नाम कट, जो 65 लाख लोगों के नाम कटे उसमें प्रवासी मजदूर हैं जिनकी संख्या 35 लाख से कम नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत अहम बात है, क्योंकि बिहार में पलायन इतना ज़्यादा है। तो कोई मजदूर अगर पलायन करके बाहर चला जाता है,
और उनको बाहर ही कह दिया जाता है और उन्हीं को मतदाता सूची से बाहर किया जाता है, ये मामला सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो पूरा परिवार, वो पूरा उनके पड़ोसी, वो गांव का मुद्दा बनेगा। सेकंड, अभी आपने देखा होगा कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों के पास एक भेजा गया है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है वो भरोसेमंद नहीं है। तो जो असम में हम लोगों ने देखा, एनआरसी तो आया बहुत बाद में, 90 के दशक से असम में एक डी वोटर, डाउटफुल वोटर, एक कैटेगरी क्रिएट किया गया और उसके बाद उनको कुछ लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, कुछ लोगों को यहाँ तक कि डिपोर्ट कर देने की कोशिश हुई। तो बिहार में उसकी शुरुआत हो रही है। 3 लाख से ज़्यादा वोटरों को अब ये नोटिस भेजा गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किया है वो भरोसेमंद नहीं है, आप फिजिकली अपीयर होकर के ERO के सामने अपना पक्ष रखिए। तो हमें तो लगता है कि संकट तो और बढ़ेगा। फिर SIR जो सामने आया, कहने के लिए तो कहा गया कि भाई बहुत दुरुस्त अभी मतदाता सूची तैयार हो रही है, उसमें गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। अब गजब है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा तय किया कि अगर BLA के माध्यम से प्रॉपर तरीके से कोई शिकायत जाएगी उसको हम शिकायत के रूप में मानेंगे एफिडेविट के साथ, या कोई मतदाता डायरेक्टली करेगा। लेकिन ये सारे पत्रकार जो नीचे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका वीडियो डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेजी सबूत है। तो चुनाव आयोग को अगर एक साफ सुथरी मतदाता सूची से अगर मतलब है, तब तो चुनाव आयोग को इसको भी एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में लेना चाहिए। इसमें NDA की जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से 2 पॉइंट्स आते हैं जो आप कह रहे हैं उसके क्रिटिसिज्म में, कि भाई ये कैसे तय हो रहा है कि जिन लोगों के वोट कटे हैं वो महागठबंधन को ही वोट करते हैं, वो तो हो सकता है कि NDA के वोटर्स भी हों, वो कैसे डिसाइड हो सकता है। दूसरा ये आ रहा है कि जो आपने बात की कि एक मकान में 700 लोग हैं, 800 लोग हैं, हमने भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ की हैं पिछले दिनों। गया वाला जो दावा हुआ था परसों, हमें जो मिला इन्वेस्टिगेट करके वो ये कि क्योंकि एड्रेस ही नहीं होते हैं गाँव में लोगों के पास, तो जो BLOs थे उन्होंने एक ही एड्रेस पे, या जो भी उन्होंने एड्रेस इमेजिनरी क्रिएट किया उस पर सबके वोटर ID कार्ड बना दिए। पर इसको वोट चोरी कैसे कहेंगे? ये तो गाँव की सच्चाई है, मतलब भारतीय गाँव में एड्रेस होता ही नहीं। ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। हमने कहा कि जो इन्वेस्टिगेट करके कहीं देखा जाएगा, लेकिन जहां आप बिल्कुल देख रहे हैं कि कोई आदमी जिंदा है और उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया, और कहीं BLO कह रहे हैं कि हमने एज देखा 70+ है, हमें लगा कि भाई ये तो मरने का एज आ गया है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है। मिंटू पासवान जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे वो मेरे ख्याल से 35 साल के होंगे। तो 30-40 साल के लोगों को मुर्दा घोषित किया गया थोक भाव से। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जो अभी भोरे की सूची में देख रहा था, एक ही बूथ में 124 लोग, और जिसमें हमको करीब करीब 40-50 ऐसे नाम मिले महिलाओं के ज़्यादा, वो 30, 40, 35 साल की उम्र के। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि जब अगर चुनाव आयोग किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं है, और बिल्कुल अगर इसी पर अड़ा रहता है कि नहीं, अगर BLA के माध्यम से आएगा तभी हम उसको देखेंगे, शपथ पत्र के साथ आएगा तभी देखेंगे, या उसी मतदाता की ओर से आएगा तब देखेंगे, उसमें भी कितना देखेंगे नहीं देखेंगे वो तो किसी को पता नहीं है। लेकिन कोई भी चुनाव आयोग अगर उसको साफ सुथरी सूची से मतलब है, उसको तो ओपन रहना चाहिए। कहीं से भी कोई जानकारी मिल जाए, ये इनपुट अगर मिल जाए कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपको तो मान के चलना चाहिए इतने बड़े एक्सरसाइज में, खासकर 8 करोड़ मतदाता को आप 1-2 महीने में, वो भी बारिश और बाढ़ का समय है, तो 1-2 महीने में आप जब करेंगे, तो जैसे लोग कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो ये तो होना ही है। इसमें तो मिनिमम 5 से 10% तो वैसे ही ह्यूमन एरर की पूरी संभावना रहेगी, आशंका रहेगी। सर, वोटर अधिकार यात्रा में बाहरी राज्य हैं, जो अपने यूपी से अखिलेश यादव भी आए, दक्षिण के राज्यों से नेता आए, तो जो MK स्टालिन आए तो उनके आने पर बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि वो उन्होंने सनातन का अपमान किया और महागठबंधन उनको बिहार लेके आ रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। तो सर, आपको क्या लगता है, जो दक्षिण के नेता या बाकी राज्यों के नेता हैं जो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में आए थे, तो उनका बिहार के वोटर्स पर क्या कोई असर पड़ेगा? सर, मेरे ख्याल से इससे तो अच्छा संदेश गया कि बिहार के लोग दक्षिण में जाते हैं, पहले नहीं जाते थे। पहले बिहार से एकदम शुरू में चले जाइए तो बंगाल लोग जाते थे कमाने के लिए, फिर आया दौर कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली जाने लगे, फिर दौर आया कि महाराष्ट्र में, गुजरात जाने लगे। इधर हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो बिहार से बहुत बड़ी तादाद में लोग तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, केरला तक में भी जाते हैं। तो जहाँ बिहार के लोग कमाने के लिए जाते हैं, और वहाँ भले ही बहुत झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, फेक वीडियो फैलाया गया कि बिहार के मजदूरों का अपमान हो रहा है, लेकिन लोगों का ये अनुभव नहीं है।
यहाँ तक कि कोविड के दौर में भी लोगों ने देखा कि वहाँ भाषा की दिक्कत ज़रूर है, लेकिन मज़दूरों को तो हमने देखा कि वो काम चलाओ तमिल भी सीख लेते हैं। बिहार के मज़दूर जहाँ जाते हैं, हम तो एक बार बेंगलोर गए, हमने देखा कि एक कर्नाटका के लोग बोलने में संकोच कर रहे थे। हमारे एक औरंगाबाद के मज़दूर वहाँ मिले, वो एकदम फर्राटेदार कन्नड़ा भाषा में भाषण दे डाले। तो लोग भाषा बोल लेते हैं, मज़दूरों के सामने कोई भाषा का दीवार भी नहीं होता है। तो मुझे तो लगा, हमने देखा उस दिन रिएक्शन, जो लोग सुन रहे थे गाय घाट में, और जो भी उन्होंने कहा तमिल में, उसका सीधा हिंदी में अनुवाद हुआ। हिंदी अनुवाद उनके तमिलनाडु के ही एक साथी ने किया, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो सनातन के अपमान वाले आरोप पर आप क्या कहेंगे कि जो उनका कि सनातन का कोई अपमान मुद्दा ही नहीं है। हमें लगता है कि देखिए, वो ये जो पहली बात, ये सनातन वाला जो एक शब्द है, बिहार के लिए तो मैं कह सकता हूँ, बिहार बंगाल, ये नया शब्द है। क्योंकि सनातन का मतलब क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं शाश्वत, लेकिन जहाँ इस देश में लोगों ने देखा कि जो जाति व्यवस्था है, जो जातीय उत्पीड़न है, उसी को एक तरीके से धार्मिक मान्यता दे करके, एक तरीके से पूरे रीति रिवाज की मान्यता दे करके, तो उत्पीड़न को ही कोई अगर सनातन कह दे, तब तो लोगों को उस सनातन से बहुत लेना देना नहीं है। इसीलिए लोग बिल्कुल चाहते हैं कि देश में एकता हो, लोगों के बीच में भाईचारा हो, सामाजिक अन्याय उत्पीड़न ना हो, न्याय हो, बराबरी हो। तो उसको ठीक है, इस देश में किस चीज़ को आप सनातन बोल रहे हैं, और सनातन के नाम पर कभी कभी ऐसा लगता है किसी आप ऐसी चीज़ बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल जड़ है, लेकिन समाज तो बदलता रहता है, लोगों की मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो हमें लगता है कि ये कोई मतलब नहीं है कि इसको जो कहने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदू धर्म में भी इतनी विविधता है, व्यापकता है, विविधता है, और इसमें अलग अलग प्रदेश में चले जाइए तो अलग अलग देवी देवता, अलग अलग पूजा अर्चना, उसके रीति रिवाज। तो बिल्कुल, अब बंगाल में चले जाइए, बंगाल का दुर्गा पूजा को कोई अगर गुजरात का नवरात्रि का मॉडल बंगाल में थोपना चाहे कि उसी तरह से आपको खान पान से लेकर सब करना होगा, तो बंगाल के लोग रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए हमें लगता नहीं है कि ये कोई बिहार के लिए मुद्दा है। वोटर अधिकार यात्रा पे वापस लौटते हैं। एक और आरोप लग रहा है इस यात्रा पे कि ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी का पावर शो टाइप हो गया, बाकी जितने भी गठबंधन के दल थे, जबकि कांग्रेस खुद भी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है बिहार में, काफ़ी सालों से, काफ़ी चुनावों से, तो उनके रिवाइवल के लिए पूरी यात्रा हुई। उन इलाकों में यात्रा गई जहाँ कांग्रेस का एक वक्त पे कोर वोट बैंक हुआ करता था। तो इन आरोपों का आप कैसे, क्या सच में आपको भी फील हुआ यात्रा के दौरान आप लोगों को बैक सीट पे कर दिया कांग्रेस ने, और सिर्फ अब देखिए, पॉलिटिक्स और लॉजिस्टिक्स ये दोनों में हम घालमेल नहीं करते, ठीक है ना। पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट था कि बिहार में इतना बड़ा बिहार से एक हमला शुरू हो रहा है SIR, और ये बिहार की बात सिर्फ नहीं है, पूरे देश की बात है। तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिवाद करना, जनता के बीच में जाना ज़रूरी था। तो इसीलिए पहल तो ज़रूर कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी ये इंडिया गठबंधन की ही यात्रा थी। अब जाहिर सी बात है कि राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, इन दो पार्टी की प्रोफाइल ज़्यादा है, तो वो होगा। मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण नहीं है। और हमें लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट में है। देश में लोकतंत्र के पिछले चुनाव को अगर कोई देखे, जैसे आपने अभी कहा कि भाई माले को 19 सीट मिला था और 12 पर हम लोग जीते, और कांग्रेस को 70 सीट और 70 में 19 जीते। तो कांग्रेस कुछ बेहतर करे पिछली बार से, ये तो बिहार में सब लोग चाहते हैं। जो कांग्रेसी नहीं है वो भी चाहते हैं भाई कांग्रेस का परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हो। तो राहुल गांधी अगर ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी देखिए विडंबना क्या रही है, ये पिछले 2014 से सत्ता से बाहर है। आम तौर पे इस देश में दिक्कत यही है कि ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो सत्ता की पार्टियां बन गई हैं, और ये जो जन आंदोलन की पार्टी, विपक्ष की पार्टी, ये जो पूरा मोड ऑफ फंक्शनिंग, इससे ही ये लोग अलग हो गए थे। और भाजपा लंबे समय तक विपक्ष में रहते रहते तो अचानक अब सत्ता में आकर के अब भाजपा सत्ता की पार्टी बन गई है। तो हमें लगता है कि ऐसे दौर में कांग्रेस के सामने उनको अडॉप्ट करना पड़ रहा है कि हमें विपक्ष की पार्टी बनना है। और विपक्ष की पार्टी के लिए सब लोगों का अलग अलग तरीका है। हम लोग तो मान लीजिए धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन इसके हैं। कांग्रेस ने यात्रा को एक माध्यम बनाया,
ये तीसरी बड़ी यात्रा थी राहुल गांधी की। कि इसमें एक सवाल और ये उठता है दीपांकर जी कि जैसे कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस तो टिपिकल कैपिटलिस्टिक पार्टी रही है हमेशा से, उद्योगपतियों की पार्टी, उनका साथ देने वाली पार्टी, और आप उस विचारधारा के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को साथ काम करना पड़ता है, तो इस काम करने में साथ में दिक्कत नहीं आती? मतलब वैचारिक स्तर पर पूछ रहा हूँ, सिर्फ विचारधारा के लेवल पे। नहीं, बहुत दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारे सामने बहुत क्लैरिटी है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि अगर टेक्निकल शब्द अगर कहेंगे, हम कहेंगे कि एक तरीके से जिसको लोग कहते हैं कि बुर्जुआ की पार्टी है, लेकिन लिबरल बुर्जुआ की पार्टी है। और आज जो जिस तरीके से अदानी अंबानी का जो इमर्जेंस हुआ, एक तरीके से इतने बड़े दायरे में, तो छोटे मोटे जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, वो तो बाहर हो गए बिल्कुल। जो स्मॉल मीडियम सेक्टर है वो तो पूरी तरह से बाहर हो गया है। तो ऐसे दौर में हमें लगता है कि अगर आप कैपिटलिज्म की भी बात करें तो एक जनरल कैपिटलिज्म और आज का जो पूरा एक तरीके से बहुत ही आक्रामक, बहुत ही एक तरीके से हिंसक किस्म का पूंजीवाद है, हर चीज़ को हड़पने के लिए, हर ज़मीन चाहिए, हर जंगल जा पानी सब कुछ चाहिए उनको, तो पूरे देश पर कब्जा जमा लेना है। ये जो पूंजीवाद का स्वरूप है, ये स्वरूप लेकिन हमेशा नहीं रहा है। तो इसमें एक फ़र्क लोग करेंगे कि अगर क्रोनी कैपिटलिज्म या इस तरीके के एग्रेसिव कॉरपोरेट, इस तरीके के लुटेरा पूंजीवाद, तो और एक पहले जो पूंजीवाद था जो मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर चल रहा है, तो हमें लगता है लोग फ़र्क कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि इस समय डेमोक्रेसी अपने आप में मुद्दा बन गया है। डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रूल ऑफ लॉ, तो अगर यही नहीं रहेगा देश में, तब तो हमेशा पूरा लूट का ही राज रहेगा, लूट का, दमन का, लाठी गोली की सरकार चलेगी देश में। आप सर कांग्रेस की सीटों की बात कर रहे थे कि 70 में से उन्होंने 19 जीती, आपकी भी सीटों की बात हुई तो आपने 19 में से 12 जीती थी। अच्छा सक्सेस रेट है कि 63% का है। इस चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है महागठबंधन से? देखिए, हमने सीटों की संख्या से हमने शुरू नहीं किया। हमने जो कहा कि पिछली बार जो हम 19 सीट लड़े थे वो सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, तो बिहार में जिले हैं 38, और हमारी पार्टी जो पिछले करीब 50 साल से, देखिए लोगों की नज़र हमारी पार्टी पर तब गई, हम देश की बात कर रहे हैं, जब हमें चुनाव में सफलता दिखी, स्ट्राइक रेट लोगों को दिखा। इससे पहले भी हमारी पार्टी चुनाव हम जीते चाहे हारे, बिहार के लोग जानते हैं कि आंदोलन की पार्टी, जनता की पार्टी, सड़क की पार्टी, गांव खेत खलिहान की पार्टी, हमेशा बड़ी बड़ी रैली हम लोग करते रहे हैं बिना किसी सुविधा। लोग अपने मुद्दों को लेकर के, झंडा लेकर के चले आते हैं, हमको कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है उनके लिए। तो ये इस तरह के माले की एक पहचान है। तो हमने लेकिन 12 जिलों से ही लड़ा था, तो जबकि बिहार में कम से कम 25 ऐसे ज़िले हैं जहां पार्टी का मजबूत जनाधार है, आंदोलन का लंबा इतिहास है, और जहां हमारे लड़ने से फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि जहां आप कह रहे हैं कि माले का अच्छा स्ट्राइक रेट है, आप देखेंगे कि उन्हीं इलाकों में वहाँ कांग्रेस का भी बेहतर स्ट्राइक रेट है, वहाँ आरजेडी का भी सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है। यानी उन इलाकों में पूरे गठबंधन का ही प्रदर्शन का स्तर ऊंचा है, जो विधानसभा में भी था, लोकसभा में भी दिखा। तो हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा जिलों से लड़े, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हम लोग ने कहा कि हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, अब बाकी देखेंगे कितनी सीटें मिलती हैं। इस बार स्थिति थोड़ी सी और डिफरेंट होगी क्योंकि वीआईपी भी गठबंधन में लौट आई है, उनको भी सीटें चाहिए होंगी, तो क्या आपके हिस्से से कटने वाली हैं? नहीं, लोकसभा में भी तो थे, लोकसभा चुनाव में भी उनको 3 सीटें मिली थी। तो अभी देखा जाए, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। 2 बड़ी पार्टियां इसमें हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों के पास सीटें हैं जहां वो दूसरी पार्टियों का अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, एक ये डिस्कशन भी है, हर चुनाव से पहले ही होता है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो सीएम फेस तेजस्वी ही होने वाले हैं। क्या आप भी पूरी तरह सीएम फेस के लिए तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसको लेकर बिहार में कोई बहस है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी वही थे, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उम्र के साथ साथ अनुभव भी तो बढ़ता ही है। तो अगर उस समय इससे कम अनुभव लेकर के अगर उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे कम अनुभव लेकर के अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में रहे हैं, तो आज तो ज़्यादा उनके पास भी ऊर्जा है, अनुभव है, तो क्यों नहीं रहेंगे। एक सर मेरा ये सवाल, जैसे तेजस्वी जी को लेकर हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि अब तो उन्हें पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया जब पिछली बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री बने थे।
इस बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी या पूरा विपक्ष जो है कि उन्हें बार बार नॉमी फेल कहकर ट्रोल किया जा रहा है तेजस्वी को। सर, आपको क्या लगता है कि चुनावों में कौन सा नेता कितना पढ़ा हुआ है, कौन सा लीडर कितना पढ़ा हुआ है, क्या ये एक मुद्दा होता है? नहीं, मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरे लिए है कि एजुकेशन के प्रति आपका नज़रिया क्या है। आप खुद कितना पढ़े लिखे हैं, बहुत लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोगों के बारे में है कि जो फॉर्मल एजुकेशन उनको मिला नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं था, वो अपना सेल्फ टॉट थे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से वो डिग्री, और बहुत लोग जो डिग्री का दावा करते हैं दिखा नहीं पाते हैं, ये भी इस देश में है। तो हमें तो लगता है कि फेक डिग्री का दावा करने के बजाय, हाँ, डिग्री को लेकर के झूठ बोलने के बजाय ईमानदारी से कोई अगर कह दे कि हमारे पास डिग्री है या नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक अभी जब मैं इस ऑफिस में एंटर कर रहा था तो मुझे चंद्रशेखर प्रसाद की, चंदू की फ़ोटो नज़र आई। उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि मतलब जब उनका मर्डर हुआ और इल्ज़ाम शहाबुद्दीन पे आया, वो आरजेडी में थे। अब आप लोगों की पार्टी को उससे शेयर करना पड़ता है। आप लोग अभी तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ कोलिशन में भी हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बिट्रेयल हो गया कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें दो बात है। एक तो जब हत्या हुई उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल लड़े। शहाबुद्दीन को सज़ा दिलाने का काम ये हमारी पार्टी ने किया, वहाँ पूरे उसी लड़ाई के चलते ही उनको जेल जाना पड़ा, और आज वो है भी नहीं इस दुनिया में। तो मेरे ख्याल से सवाल ये है कि चंद्रशेखर को हम किस रूप में देखते हैं। क्या वो सिर्फ एक विक्टिम है जिनको बस जस्टिस की ज़रूरत है, या वो हमारे लिए एक नेता थे? हमें लगता है वो चंद्रशेखर हमारे लिए, उस पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े नेता थे। आप देखेंगे जब जेएनयू में प्रेसिडेंट थे, 2 टर्म प्रेसिडेंट थे, बहुत लोकप्रिय थे। और उस समय के उनके भाषणों को उठा के देखिए कि उस समय तक वाजपेयी की सरकार नहीं बनी थी, उस समय तक गुजरात नहीं हुआ था, मॉब लिंचिंग का सिलसिला नहीं शुरू हुआ था। लेकिन चंदू उसी दौर में कह रहे थे कि हिंदुस्तान इस दोराहे पर खड़े हैं जहाँ एक रास्ता जो हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, ये रास्ते पर अगर अब देश बढ़ जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। या दूसरा रास्ता है एक मजबूत सेकुलर डेमोक्रेसी जहाँ जनता अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ेगी। तो एक ऐसे नेता जो समय से एक तरीके से पहले चीज़ों को भांपते हुए हमें आगाह कर रहे थे, और आज तो चंदू होते, इसलिए हम ये सोचते हैं कि आज चंदू होते तो क्या कर रहे होते। किसी भी, हमें लगता है कि किसी शहीद के लिए यही नज़रिया होना चाहिए। तब यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि कभी अगर ऐसा होता है, चूँकि आप गठबंधन के हिस्से हैं, तो अगर शहाबुद्दीन के बेटे या उनकी पत्नी के साथ कभी आपकी पार्टी को या आपको स्टेज शेयर करनी पड़ी, या उनके चुनाव में उनसे किसी भी तरीके से मुखातिब हुए, फिर ये सैद्धांतिक रूप से किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा? हम तो उनको क्यों उससे जोड़ेंगे? देखिए, शहाबुद्दीन थे शहाबुद्दीन। अब हम उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, सबको, पूरे परिवार को, उनकी पूरी पार्टी को, सबको अगर उसके साथ जोड़ देंगे, मेरे ख्याल से तो बहुत सही नहीं है। किसी व्यक्ति का कोई एक समय का कोई मामला है, उनके प्रति आपका एक निश्चित तौर पर सही या गलत, उसके आधार पर आप आकलन करेंगे। लेकिन उनके साथ सब कुछ जोड़ते हुए हमें लगता है ये तो हम लोगों का पॉलिसी भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का, आज कांग्रेस पार्टी को देखिए, आपातकाल के समय यही कांग्रेस पार्टी थी। 84 का जो पूरा सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ, उसमें आरएसएस की भी भागीदारी थी, लेकिन उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी। तो ऐसे बहुत सारा कुछ है, बहुत मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से कि किसी पार्टी को कोई आप पूरे हमेशा हमेशा के लिए बॉयकॉट कर दे, हमेशा हमेशा के लिए कोई अनटचेबल बना दे, ऐसा तो कोई होता नहीं है। अच्छा, एक और नए कैरेक्टर हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर। आप उनकी पार्टी जनसुराज को मीडिया पार्टी बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि बिल्कुल कुछ भी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? हम मीडिया पार्टी नहीं बोलते हैं। देखिए, वो जब शुरू में आए तो लोगों को ज़रूर लगा कि भाई एक आदमी जो दूसरों के लिए चुनाव प्रबंधन कर रहे थे, अब अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, बिहार तो सबको मौका देता है। तो लोगों ने देखा कि चलो अच्छी बात है, कोई नए, बहुत लोगों में एक तरह का आकर्षण भी था, थोड़ा बहुत झुकाव भी बन रहा था। तो प्रशांत किशोर जी के साथ पहली दिक्कत जो लोगों को हुई वो है कि जब मोदी जी को 400 पार कराने लगे, मोदी जी खुद जब 400 पार बोलना बंद कर दिए थे और सब लोगों को लगने लगा कि इस बार सरकार जाने वाली है, उस समय वो जो अचानक कूद पड़े और हर मीडिया चैनल में जाके इंटरव्यू देने लगे कि आराम से सरकार बन रही है। तो इसी से सबसे पहले हमें लगता है कि उन्होंने खुद, उनका जो प्रोफेशनल रेपुटेशन था, पता नहीं उसको भी दांव पे लगा करके उन्होंने क्यों मोदी जी की सरकार बनाने में लग गए थे। एक नंबर 2 जो है, बिहार में उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत
पैसा लेकर के, संसाधन लेकर के। तो बिहार तो एक तरीके से एक गरीब प्रदेश है, लोग तो जूझते रहते हैं, इतने संसाधन कहाँ से कैसे, ये एक बड़ा सवाल होता है। सर, मैं आपके साथ वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ा हुआ था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर किसी भी तरीके की बातचीत जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को लेकर बहुत हमलावर थे सभी लोग महागठबंधन से जुड़े हुए, लेकिन नीतीश को लेकर बहुत ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में नहीं दिखे। हालांकि तेजस्वी कई बार उनको अचेत मुख्यमंत्री कहकर बुलाते हैं। तो मेरा सर ये सवाल है कि क्या महागठबंधन में आपस में कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि नीतीश को लेकर कोई? आपको इसलिए लगा होगा क्योंकि ये जो यात्रा है वो वोटर अधिकार यात्रा है। उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि SIR का हमला हुआ है बिहार में, तो उस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के देखिए। अदरवाइज तो बिहार में जैसे हम लोगों ने पिछले साल एक पद यात्रा की थी, उसका नाम था बदलो बिहार यात्रा, और पूरे बिहार के बदलाव का एजेंडा, तो उसमें तो बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री है। लेकिन ये बात भी लोग समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि नीतीश जी बस जो भी एंटी इनकम में से नीतीश जी की है, और भाजपा यही कोशिश करती है कि भाजपा यहाँ दिखे नहीं। भाजपा दरअसल सत्ता की पार्टी है, और खासकर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से तो पूरे बिहार की सरकार का क्या मतलब है, वो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है। कल को अगर नीतीश वापस से गठबंधन बदल देते हैं अगर, तो क्या इंडिया वापस से उनको लेगा, या फिर आप लोगों को ऐसी कोई उम्मीद? आज तो लोग इस पर सोच रहे हैं कि वो पार्टी जो किसी ज़माने में सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के, वंचितों के अधिकार की बात किया करती थी, आज पूरी तरह से भाजपा के मनुवादी एजेंडा और उस कॉरपोरेट एजेंडा में, जो नीतीश जी कभी एक ज़माने में बिहार की विशेष राज्य के दर्जा के लिए बात करते थे, आज तो विशेष पैकेज की बात करते करते तो विशेष बिहार को क्या मिला, SIR मिला, है ना। तो उस पर नीतीश जी खामोश रहते हैं। तो अभी तो स्थिति यही है नीतीश जी के लिए, और मेरे ख्याल से राजनीति में और कोई जगह और है नहीं। नीतीश सरकार की एक बहुत सेलिब्रेटेड बंदी है, शराबबंदी, आप उसको कैसे देखते हैं, और आप उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं अगर महागठबंधन की सरकार आई तो? शराबबंदी तो देखिए लोग भूल जाते हैं, शराबबंदी से पहले शराब पिलाने की भी नीति थी नीतीश जी की, वो भी नीतीश जी ही किए थे। पूरे उस समय उनका तर्क दूसरा होता था कि हम गांव-गांव में जो पूरे शराब बेच रहे हैं, इसी से हमको रेवेन्यू मिलता है, और इसी रेवेन्यू से हम लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, नहीं तो साइकिल देने का पैसा कहाँ से आएगा। तो एक समय था नीतीश जी गांव-गांव तक, पंचायतों तक शराब का पूरा प्रोलिफरेशन हुआ। हर स्कूल के नज़दीक में, पंचायत के नज़दीक में कहीं कोई शराब का ठेका बनने लगा। तब उन्होंने फिर बाद में बदला। आज तो वो फेल कर गया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी की हकीकत है, लोग कह रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी, और वो होम डिलीवरी का मतलब ये हो गया कि हर थाना अपराध का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए हैं प्रोसेस में, डिलीवरी में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शराब के चलते, शराब से भी खतरनाक अब ड्रग की प्रॉब्लम बिहार में पंजाब की तरह बनने लगी है। दूसरा आप देखेंगे कि जहरीली शराब से मौतें, जो परंपरागत जो ताड़ी बेचने का काम करते थे लोग, उनको आपने जेल में डाल दिया। किसी शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मेरे ख्याल से शराबबंदी की जो पूरी नीति रही है, वो तो इस रूप में तो मेरे ख्याल से चल नहीं सकती। तो फेलियर, प्रूवन फेलियर है। अब उसमें कैसे क्या रिव्यू होगा, किस तरीके से मॉडिफिकेशन होगा, वो आगे तय करें। एक और चीज़ है जिस पर आप लोग सवाल भी उठाते हैं नीतीश सरकार की, वो है पेपर लीक। मतलब 2012 से 2025 तक 10 से ज़्यादा बड़े पेपर ऐसे हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे BPSC हो गया या और भी एग्ज़ाम हैं जिनके पेपर लीक हुए। यहाँ पर पेपर लीक में मेजरली माफिया का ही हाथ आता है कि पेपर लीक का माफिया एक्टिव है, जो व्हाट्सएप या और जरियों के और तरीक़ों से पेपर लीक करा देता है। सर, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है कि किस तरह से पेपर लीक रोका जा सकता है? इसमें देखिए 2-3 बातें। एक में आपने ठीक कहा, एक माफिया है, और वो मैंने एक तरीके से शिक्षा परीक्षा, ये दोनों में ही एक तरीके के माफिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें तो सबसे पहली बात तो है कि आपको ट्रांसपेरेंसी लाना है, आपको बिल्कुल ऐसे तमाम मामलों में कार्रवाई करनी है। इसके अंदर जो परीक्षा का पूरा सिस्टम है, भर्ती का पूरा सिस्टम है, इसके साथ ही भर्ती घोटाला भी है। तो इस पे तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसमें कानून का राज होना चाहिए, और जहाँ भी जो माफिया एक्सपोज्ड हैं उसमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माफिया सबको पता है। ये सब शिक्षा परीक्षा में जो भ्रष्टाचार है, जो माफिया है, माफिया चिन्हित है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।
और इसके चलते ही माफिया संस्थागत हो चुका है। तो इस पर कार्रवाई करनी होगी। आपको लगता है कि पार्टियां इसको आश्रय देती हैं? आरजेडी पे भी आरोप लगता है बार बार। नहीं, इसमें देखिए, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, कोई भी माफिया, बिना सरकारी संरक्षण तो माफिया चलता नहीं है। तो ये संरक्षण तो ज़्यादातर तो सत्ता में पार्टियां ही हैं, तो बाकी पार्टियों को भी तय कर लेना पड़ेगा कि भाई सरकार इस माफिया के खिलाफ। तो हमें तो लगता है कि बिहार में जो लोग इतना झेल चुके हैं, माफिया से परेशान हैं, तो इंडिया गठबंधन के पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति निश्चित तौर पर होनी चाहिए कि हम किसी भी माफिया तंत्र को पनपने नहीं देंगे। ठीक है, एक ये और मुद्दा है जाति जनगणना बिहार में, क्योंकि बिहार में तो पूरी तरह कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी नज़र आती है, टिकट भी वैसे ही बढ़ते हैं, वोटिंग भी वैसे ही होती है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं बार बार। ये बिहार ज़्यादा इसको लेके बदनाम है, लेकिन ये हिंदुस्तान की सभी जगह होता है। तो जाति जनगणना को लेके आपका क्या हम लोग इसके पक्ष में हैं। पक्ष में इसलिए हैं कि एक तो अभी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो इस पॉलिसी के लिए, बहुत सारे पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। तो वो उसके लिए तो इसका कोई विकल्प नहीं है, किसी सर्वे से आप नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। सेकंड है कि इससे, जैसे बिहार में सर्वे हुआ और हमें जब डेटा मिला तो 65% रिजर्वेशन पास हुआ। तो हमें लगा कि उसमें तमाम पार्टियों की सहमति थी असेंबली में, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वो सर्वे रिजर्वेशन तभी लागू हो पाएगा जब उसको 9th शेड्यूल में डाला जाएगा। जैसे तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन है, वैसे ही तो इससे एक रिजर्वेशन का सवाल आएगा। इससे आगे हम लगते रिजर्वेशन से भी आगे बढ़कर के रिप्रेजेंटेशन का सवाल आएगा कि देश में जो भी डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर है, हर ढांचे में है। तो मैं तो इसी रूप में देखता हूँ कि आपको बेसिकली रिजर्वेशन एक टूल है जो सोशल मोबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो है सोशल इक्वालिटी। तो मोबिलिटी से इक्वालिटी की ओर हमें बढ़ना है। पर इसी से जुड़ा हुआ, जैसे आप जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, रिजर्वेशन के पक्ष में है, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट पार्टियों पे जो आरोप लगता है कि उनकी तो खुद की लीडरशिप पूरी सवर्ण रही है, पोलित ब्यूरो के ज़्यादातर मेंबर सवर्ण हैं, वहाँ ही ईबीसी, ओबीसी या दलितों को उतनी जगह नहीं मिली, महिलाओं को भी जगह नहीं मिली। हमें लगता है कि देखिए, दोनों को अलग करके देखना चाहिए। माने आप कोई कम्युनिस्ट पार्टियाँ, पहली बात तो वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टियाँ हैं। मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर इसमें भी रिप्रेजेंटेशन में और डाइवर्सिटी चाहिए, लेकिन आप ये भूल नहीं सकते कि सवाल है कि आपकी पॉलिसी क्या है। जैसे इस देश में मंडल कमीशन को लागू कहाँ किसने किया? जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। तो इसमें कोई वीपी सिंह का राजपूत होना ये तो आड़े नहीं आया। तो सवाल ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों में मेरे ख्याल से, और खासकर हमारी पार्टी में यहाँ तो बिहार में लोगों को पता है कि यहाँ लोग हमें कोई एक जाति आधारित पार्टी के रूप में तो देखते ही नहीं है। यहाँ हमारी एक अलग आइडेंटिटी है बतौर कम्युनिस्ट, और इस पार्टी की पूरी कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि ये दलित गरीबों की पार्टी है, दलित गरीबों की पार्टी है, बदलाव की पार्टी है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि और ज़्यादा महिलाएं और ज़्यादा तमाम समुदाय से लोगों की भागीदारी। तो अभी हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे ज़िलों में जिला सेक्रेटरी दलित बैकग्राउंड से आते हैं, समय समय पर दलित सेक्रेटरी भी हुए हैं। अब मुझे लगता है वो दिन भी निश्चित तौर पर दूर नहीं होगा जब हमारी पार्टी में और ज़्यादा बड़ी तादाद में पॉलिट ब्यूरो में महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यक समुदाय की और ज़्यादा भागीदारी होगी। सर, मेरा एक सवाल ये है कि 1980 के दशक में आपने नक्सल आंदोलन से शुरुआत की, उसके बाद 90 में जब CPI-ML मुख्यधारा चुनाव की राजनीति में आ गई, अब इस चुनाव में भी बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो लगातार एक नक्सल पार्टी कह के आप लोगों को पर आरोप लगा देते हैं कि नक्सल पार्टी है और उधर सपोर्ट का आरोप लगा देते हैं। तो आपको लगता है कि जो इस बार चुनाव होगा इसमें ये जो टैग लगा रहे हैं आप लोगों के, आपके ऊपर, तो इससे कोई नुकसान होगा पार्टी को? लगाते रहे हैं। 2020 का चुनाव जो था, योगी जी, अमित शाह, नड्डा जी, सारे लोग आकर के जो बोल सकते थे, अर्बन नक्सल, रूरल नक्सल, यहाँ का नक्सल, वहाँ का नक्सल, जो बोल सकते थे सब कुछ बोले। सब कुछ तो बोलने के बाद लोगों ने वोट किया, इसीलिए मेरे ख्याल से इस तरह को तो कुछ भी नहीं है। लोगों को तो, हमारे पार्टी के लोगों को भी अपने पूरे पहचान पर, पूरे इतिहास पर गर्व है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जिस नक्सलवादी के किसान विद्रोह से पार्टी पैदा हुई देश में, मैं तो मानता हूँ कि वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी एक तरीके से आज़ादी की, लोकतंत्र की एक तलाश, एक कोशिश थी लोगों की। पहली बार देश के गरीब भूमिहीन इतनी बड़ी तादाद में
उस तेवर के साथ खड़े हुए। तो इस इतिहास से तो हमें गर्व है। और आज तो देख लीजिए, जो नक्सल हर बात पे कह रहे हैं, तो बेसिकली सच कोई कह रहा है, हिम्मत के साथ कोई आगे आ रहा है, तानाशाही के सामने खड़ा हो रहा है, उसी को तो नक्सल कहा जा रहा है। कभी अर्बन, कभी कुछ। हमने तो देखा कि गुजरात में कोरोना के दौर में जब पूरे लाशें तैर रही थी गंगा में, एक गुजरात की एक महिला कवि ने लिखा, शववाहिनी गंगे, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि लिटरेरी नक्सल है। तो इस पे है कि सच अगर आप बोल रहे हैं, सच बोलने की हिम्मत है आपके पास, तो उन्हीं को तो बोला जाता है कि भाई आप नक्सल हैं। अभी तानाशाही का जिक्र किया, आपकी पार्टी की एक बड़ी सीनियर लीडर हुआ करती थी कविता कृष्णन, उन्होंने लगभग एक ऐसे ही आरोप आप लोगों पे लगाए कि जिस तानाशाही के लिए आप मोदी जी की आलोचना करते हैं यहाँ, उसी तानाशाही के लिए आप चाइना की आलोचना नहीं करते हैं, पुतिन की आलोचना नहीं करते हैं। इन सब आरोपों पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये एग्जैक्टली आरोप उनका नहीं है। ये ज़रूर है कि उन्होंने, उनके नज़र में जिस समय यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, तो शायद वो अमेरिका से भी ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक ताकत रूस को मानती है। इस जगह पे जाकर के निश्चित तौर पर एक मतभेद है, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना रास्ता चुना। पार्टी के ऊपर कोई तानाशाही का उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनको ये लगा कि भाई इस सवाल पर इस समय शायद रूस और चीन, ये दोनों और मिल जाए तो ये दुनिया के सामने, आज के ज़माने में जैसे उस समय हिटलर और मुसोलिनी और तो जो उनका जो गठबंधन था, तो आज उनके सामने अमेरिका से कहीं ज़्यादा ये पुतिन और अगर जिनपिंग का अगर हो, ये ज़्यादा खतरनाक को मानती हैं। ये मान सकती हैं, ये उनका अपना आकलन है, और दुनिया में बाकी हम लोगों का आकलन कुछ और है। इस पर फ़र्क है, इसमें कोई तानाशाही वाली बात तो है नहीं। पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, उन्होंने जो बोला था कि सब पार्टी में डिबेट की कमी है, सवाल लीडरशिप में उठाना असंभव था क्योंकि पार्टी इन्हें इंटरनल डिबेट तक ही सीमित रखती है, कोई भी सवाल अगर उठता हो, ये उनका कहना था। ऐसी बात नहीं, पार्टी में तो नेचुरल है कि पार्टी में तो डिबेट होगी तो इंटरनल डिबेट ही होगी। पार्टी के लीडरशिप पर कह रही थी कि सवाल उठा पाना। में डिबेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो हमारे लिबरेशन पत्रिका के एडिटर थी, उसमें भी उनको जो लिखना होता था वो लिखती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेचुरल है कि उनको तो लगेगा कि वो जो मानती है, वो जिस बात को मानती है कि भाई आप रूस को या चीन को एक नंबर का मानो, है ना, तो ये एक उनका ओपिनियन है। तो उस ओपिनियन को अगर आपको पार्टी में स्थापित करना है तो आपको तो एक तरीके से मानना पड़ेगा। उसमें पार्टी अगर नहीं मानती है, मान लीजिए पार्टी के बहुमत अगर इसके लिए तैयार नहीं है, पार्टी के किसी फोरम पे इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था? हाँ बिल्कुल, जिस कमेटी में थी उसमें बात हुई है, जहाँ भी अब कमेटी में रही है। तो इसीलिए माने कहीं तो किसी ओपिनियन को जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते। तो पार्टी के आज भी जो भी कलेक्टिव ओपिनियन है, ये तो कोई थोपा हुआ ओपिनियन नहीं है। इस ओपिनियन को कोई सही मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसको, उस ओपिनियन को बदलने का क्या रास्ता होगा? बदलने का तो रास्ता होगा आप बहस करिए, बहस करके। लेकिन जिस समय, जब तक आपका बहस में अगर आपका पोजीशन स्थापित ना हो जाए, तो आपको तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में रहना है, तो कोई पार्टी का अनुशासन भी होगा, उसी पार्टी के स्पिरिट के साथ ही तो काम करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी के लिए अगर अपना ओपिनियन इतना इंपॉर्टेंट हो जाए, तो उस ओपिनियन के लिए उन्होंने रास्ता चुना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आपने डिस्कशन में बताया कि बार बार लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में जो लेफ्ट है, लेफ्ट लीनिंग थिंकिंग माइंड्स हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं। बिहार में भले ही 2020 का चुनाव अच्छा रहा आप लोगों के लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल हमने देखा है, त्रिपुरा हमने देखा है, केरल में भी अब हम बहुत बड़े स्तर पे देख रहे हैं कि बीजेपी का उभार हो रहा है। एक तरफ देश में आप लोग कह रहे हैं, या महागठबंधन या फिर इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि दमनकारी नीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। जब दमनकारी नीतियाँ बढ़ रही हैं तो लोग उससे परेशान होंगे। परेशान लोगों को तो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए था, लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। उल्टा क्यों हो रहा है? आ भी रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि चुनाव को और इसको, विचार को आपको अलग करके देखना चाहिए। चुनाव में हार जीत अपने कारणों से होती है। जैसे लेफ्ट की सरकार थी बंगाल में, मैं तो आज भी मानता हूँ वो सिंगूर नंदीग्राम जैसी गलती अगर ये लोग नहीं करते, वो जो जिद पकड़ लिए कि हमको वहीं फैक्ट्री लगाना है और इसके लिए ही ज़मीन चाहिए, जिस समय हम पूरे देश में लड़ रहे हैं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, SEZ के खिलाफ, तो वहाँ हमको SEZ बना देना है, तो ये किसानों को पसंद नहीं आया। तो इस वजह से आप वहाँ सत्ता से बाहर हुए। लेकिन आज भी हमें लगता है कि वहाँ ऐसा नहीं कि बंगाल में कोई लेफ्ट पॉलिटिक्स लोग आ रहे हैं। तो इसलिए चुनाव में हार जीत के अपने कारण होते हैं, अपने संदर्भ होते हैं। लेकिन एक जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्ट पॉलिटिक्स है, इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि आज नया
आज लेफ्ट का मतलब क्या, जैसे हमने कहा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो लोग इसी को मान रहे हैं कि आप लेफ्ट हैं, ठीक है, अर्बन नक्सल या कुछ भी कह करके। हो सकता है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत लेफ्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आप अगर ईमानदारी से सच को कबूल मैंने बोल रहे हैं, सच के पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, आप डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आज लेफ्ट को इसी रूप में देख रहे हैं। कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, ये अदानी अंबानी के सब कुछ बेच देने के खिलाफ, देश बेचने के खिलाफ, आप गरीबों के रोजी रोटी उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, यही लेफ्ट है। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट के लिए नए सिरे से मैं तो समझता हूँ कि ये जो दौर है ये फिर से लेफ्ट के आगे बढ़ने का ही दौर है और लेफ्ट में लोग आ रहे हैं। बिहार को लेके आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग होने वाली है तो कौन से वो 4 या 5 बड़े मुद्दे हैं, एक SIR आप बता ही चुके हैं, उसके अलावा जिस पे बिहार की जनता इस बार वोट करने वाली है? मुझे लगता है कि इस बार मुद्दों से बात आगे निकल चुकी है। एक तरीके से 20 साल की सरकार से लोगों को जितना जो उम्मीद थी, अब उम्मीद खत्म हो गई है, जो सच्चाई सामने बिल्कुल है। तो बदलाव मेरे ख्याल से अपने आप में, अब इस बदलाव के पीछे बहुत कुछ बातें हैं। रोज़गार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, पूरे बिहार में कर्ज का बहुत बड़ा संकट है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बहुत बड़ा आतंक है। अभी जो नीतीश जी ने कहा कि हम 10,000 रुपये महिलाओं को रोज़गार के लिए देंगे, पहली किस्त सितंबर में जाना शुरू होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि सितंबर में एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं हम देंगे और उसी समय माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट आ जाएंगे घर घर में कि वो पैसा निकालो, जो नीतीश जी ने आपको दिया है वो आप कंपनी का हमारा किस्त चुकाओ पहले। तो ये जो पूरा ज़बरदस्त कर्ज का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, ये सारे मुद्दे अपनी जगह पर है और किसी भी मुद्दा कोई कम नहीं है, क्योंकि बहुत विकास के नाम पर अपने ऐसा बनाया। अभी मेट्रो आने वाला है, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुल बनाए थे वो टूट रहे हैं। सड़कें जो है आपके हाईवे, कुछ फ्लाईओवर, कुछ 6 लेन 8 लेन दिखते हैं। शहर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, सड़कें खस्ता हाल है। सुशासन की बात करते थे, सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न। पटना में दिन दहाड़े सुबह 7 बजते बजते 4-5 लोग आ जाते हैं, दनादन गोली मार करके निकल जाते हैं। कहीं उनको कोई डर नहीं है कि हम पकड़े भी जा सकते हैं, कोई चेहरे को ढकने की भी कोशिश नहीं है। तो बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। तो इस तरीके का अपराधियों का राज आ गया है। तो मेरे ख्याल से बदलाव इस बार के चुनाव में ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। SIR ने इस बदलाव की आकांक्षा को, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसकी धार को और बढ़ा दिया है, और बाकी जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इसी एजेंडा को पुष्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।